नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। दर्शकों, इस वक्त पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश में गर्मियों का मौसम आ चुका है और गर्मियों के मौसम में अपने शरीर का देखभाल रखना बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। इसीलिए आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो है ग्रीष्म ऋतु में स्वास्थ्य की देखभाल, और इसी खास विषय में जो हमारे आज एक्सपर्ट रहेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के एक्सपर्ट का नाम है डॉक्टर दिनेश कुमार जी, जो कि वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद से रिटायर हो चुके हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा में ऋतुचर्या का बार बार जिक्र किया जाता है और हर ऋतु में स्वास्थ्य की देखभाल किस तरह से रहनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ऋतुचर्या के बारे में बताएं, आखिर ये क्या है। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ जी जो रोगी व्यक्ति है उसके रोग का उपचार भी है जी और इसी क्रम में ये ऋतुचर्या भी है। जी क्योंकि ऋतुओं के अनुसार हमारा आहार और विहार कैसा होना चाहिए, जी ये इसमें बड़ा डिटेल से उस समय के हमारे जो ऋषि मुनि थे, जी आप देखें इतना प्राचीन विज्ञान है, ये अथर्ववेद के उपवेद के रूप में आयुर्वेद आगे बढ़ा है। और जो उस समय जो परिस्थितियाँ, जो हालात, वातावरण जिस ढंग का रहता था, जो ऋतुएं थी, उसका विस्तृत वर्णन ऋषि मुनि जो थे हमारे साइंटिस्ट ही थे उस समय के, जी जो उन्होंने इसको विस्तृत जो है अपने ग्रंथों में वर्णन किया और आज भी उतना ही सटीक है ये। जी तो ये जो ऋतुएं हैं, जैसे हम एक वर्ष का जो अंतराल लेते हैं, जी और हिंदुस्तान हमारा बहुत भाग्यशाली देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। जी अन्य आप जो वर्ल्ड के जो दूसरे देश हैं, कई जगह 4 हैं, कई जगह 2 हैं, लेकिन भारत को ये विशेषता रही है जी कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं। और 6 ऋतुएं होने के कारण 2-2 महीने का सारा ये, वर्ष में 12 महीने होते हैं, जी तो उस ढंग से ये ऋतुएं होती हैं। जी ऋतुओं का सूर्य की के साथ संबंध है, क्योंकि जब पृथ्वी के जो हम देखते हैं, सूर्य जब उत्तर की तरफ होता है जी तो उसे उत्तरायण कहा है, जब वो दक्षिण की तरफ गति करेगा तो दक्षिणायन कहा है। ये 2 अयन है। तो जब उत्तरायण में होते हैं तो उत्तरायण में 6 महीने उत्तरायण में सूर्य रहते हैं जी और 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं। तो ये जो 6 महीने आए शुरू के, इसमें 3 ऋतुएं आएंगी 2-2 महीने के हिसाब से। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं अपने मकर संक्रांति से, लोहड़ी का जो पूरे हिंदुस्तान में पर्व मनाया जाता है, मकर संक्रांति मनाई जाती है। उस समय जो है वो सूर्य उत्तरायण उत्तर की तरफ गति करते हैं, जी और उत्तर की तरफ गति करने पर जो पहला ऋतु है वो शिशिर ऋतु आरंभ हो जाती है। जी उसका आरंभ का काल, जैसे हम 14 जनवरी से लेके जी 2 महीने अगर हम काउंट करेंगे तो वो 15 मार्च तक आएगा ये। जी तो शिशिर ऋतु 2 महीने रहेगी। जी उसके बाद अगले 2 महीने जो है वो बसंत ऋतु के हैं, जो कि अगले 15 मार्च से लेके 14 मई तक चलेगा। जी फिर अब जो ग्रीष्म ऋतु की हम बात कर रहे हैं, ये तीसरी ऋतु है, जो फिर 15 मई से लेके 15 जुलाई तक का। जी इस पीरियड में सूर्य की जो किरणें हैं, क्योंकि नाम से ही आप मतलब बता अनुभव सकते कर रहे हैं, ग्रीष्म मीन्स गर्म, गर्म जी तो सारा वातावरण भी गर्म हो जाता है और शरीर का टेम्परेचर भी उस गर्मी के कारण बढ़ता है। जी आप देखेंगे वनस्पति इस गर्मी के ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के कारण बुरे तरीके से पेड़ पौधे वनस्पति झुलस जाते हैं। जी यहाँ तक कि नदी तालाब जो बीहड़ है, उन पानी उनमें कम हो जाता है। जी तो प्रकृति में जो होता है वही हमारे शरीर के अंदर भी होता है। हमारे शरीर में भी जो है पानी की कमी जो आ उत्पन्न होती सकती है, है। शुरुआत होती है। कफ जो है, जी। क्योंकि वात पित्त और कफ ये 3 दोष हैं जी जो शरीर की स्वस्थ अवस्था में रखते हैं, जी जब ये बराबर रहते हैं। जब इनमें किसी में अधिकता हो जाए, कमी हो जाए, तो बीमारी की तरफ जाते हैं। जी तो जो हमारा शरीर है, क्योंकि इसको बिल्कुल प्रकृति के साथ जोड़ा हुआ है, जी
5 महाभूत जिन्हें हम तत्व कहते हैं, 5 तत्वों से बना है, तो उसमें ये 5 महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इससे हमारा शरीर का निर्माण होता है। ऐसे ही फिर 7 धातुएं हैं, 7 धातुएं, और ये जो हमारा पंच तत्व हैं ये प्रभावित होते हैं ऋतुओं के अनुसार। अब ऋतुएं कोई विशेष अंतर ना डालें, उसके लिए फिर हर ऋतु में एक व्यवस्था ऋषि मुनियों द्वारा अपनी रिसर्च से की हुई है, जो आज भी उतनी ही सटीक बैठती है। अब ग्रीष्म ऋतु की हम बात करते हैं। इसमें क्योंकि गर्मी का प्रकोप होता है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि तापमान ज़्यादा होगा। आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तान के जैसे मध्य भारत में जाएं तो तापमान 50 के करीब पहुंच रहा है। हमारे शिमला में ही 28 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये तापमान में अधिकता, वातावरण में चेंजेस आने की वजह से भी, नहीं तो शिमला में इतना टेम्परेचर नहीं होता था। 15-16 तक जो पहले, आज से 20 साल पहले देखेंगे इतना टेम्परेचर रहता था। अब डबल तरफ क्यों बढ़ रहा है? तो वातावरण में कई हमारी, उसको हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये कारण बनते हैं। और जब तापमान की ज़्यादा बढ़ेगा तो वातावरण में ड्राइनेस आएगी, शुष्कता होगी। और जब वातावरण में शुष्कता आएगी तो गर्मी के कारण गर्म हवाएं चलेंगी। तो ये 3 जो हैं ये ग्रीष्म ऋतु की जो विशेषता है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम ग्रीष्म ऋतु में आहार की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है। तो इस ऋतु में हम लोगों का आहार किस तरह का रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा दर्शाइए। हाँ, तो यही ऋतुचर्या में है, जैसे ऋतु के अनुसार हमारा आहार विहार कैसा हो, रहन सहन कैसा हो। तो आपने आहार की बात करी, विशेष करके देखो आहार क्या है। आहार प्रथम स्टेज में हमारी शरीर के लिए औषधि की तरह है, बीमार नहीं होने देगा शरीर को। हमारा आहार ऐसा होना चाहिए। तो इसमें आहार कैसा हो, एक संतुलित भोजन जिसमें गर्म चीज़ें ना हो। इसमें हमें हल्का भोजन, मधुर भोजन, मधुर रस प्रधान भोजन जो है, लेकिन हल्का, ताकि वो पच जाए। अग्नि इस समय जो है वो मध्यम होती है। अग्नि मीन्स हमारे शरीर के अंदर जो पाचन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उसमें पचने की क्षमता उतनी स्ट्रांग नहीं होती। आदान काल में जैसे सूर्य सब कुछ सोख लेता है, जैसे मैंने प्रकृति का आपको एग्जांपल दिया, वैसे ही शरीर के अंदर भी हमारी अग्नि में भी मंदता आ जाती है। पर हमें, अगर हम भारी भोजन करेंगे तो वो पचने में दिक्कत आएगी। इसलिए मधुर रस प्रधान द्रव्य जो कि पचने में हल्के हों, और द्रव्य जो है उसमें हाइड्रेटेड, ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो, ताकि बॉडी की हाइड्रेशन बने। तो लिक्विड फॉर्म में हमें ऐसे जो है अनाज जो है वो लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हम दालों की बात की जाए तो कौन कौन सी जो दालें हैं ग्रीष्म ऋतु में हम लोगों को खानी चाहिए? देखो, ग्रीष्म ऋतु में दालें जो है विशेष करके बिना छिलके वाली दालें, और जैसे बिना छिलके वाली दालों में मूंग की दाल, इस सीजन में मूंग की दाल बिना छिलके की सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद अरहर की दाल हो गई, उसका सेवन कर सकते हैं। मसूर की दाल है, उसको ले सकते हैं। तो दालों में हमें मांस और उर्द से बचना है, क्योंकि वो राजमा है, ये भारी है। तो ये अगर किसी टाइम कोई सेवन कर लेता है तो कम करे सेवन, और करे नहीं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि शरीर के लिए ये दालें अनुकूल बैठे। साथ ही अगर हम बात करें फलों और सब्जियों की, तो किस किस तरह के जो फल और सब्जियों का जो सेवन हमें गर्मियों में करना चाहिए? अब जैसे आपने दालों की बात की, तो अनाज में भी जैसे हम आए हैं तो चावल है, और चावल के साथ जौ का इस सीजन में बहुत अच्छा प्रयोग होता है। हमारे पहले भी लोग सत्तू का प्रयोग करते थे, शरीर को ठंडक देता है वो सत्तू का प्रयोग। तो और इस तरीके से हम अनाज की बात की। फ्रूट्स की जहाँ तक बात है, तो सीजनल फ्रूट्स, प्रकृति ने हमें सबसे बड़ा खजाना दिया हुआ है, सीजन के अनुसार फ्रूट्स। आज समय आ गया है हम बिना सीजन के फ्रूट्स यूज करते हैं, वो शरीर के लिए घातक है। इस सीजन में देखो आम का मौसम है, आम सबसे फलों का राजा है, उसका अगर प्रयोग करते हैं आम को, और फिर सेब है, इसी तरीके से संतरा है, मौसमी है, जिसमें
ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड, जिसको हम कह सकते हैं रस प्रधान है वो, जी तो उसका सेवन करना चाहिए। और आम का भी डिफरेंट फॉर्म में, कच्चे आम की यहाँ सब्जी भी बना सकते हैं। जी हमारे कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर में मंडी में कल्चर है, जहाँ आम होता है जी वो आम से चटनी भी बना के यूज करते हैं। आम को उबाल करके उसका जो डिश बनाते हैं, जी तो वो सीजन के हिसाब से है। जी तो ट्रेडिशनल फूड्स में जो सॉरी, आज के समय में ट्रेडिशनल फूड्स में हम उतना नहीं जा पा रहे हैं, जबकि हमें आना चाहिए उसमें। जी। हमारी पुरानी ये है, जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, हाँ, जो हमारे आहार है, जो हमारे बिल्कुल। खान पान है, उसका सेवन करते रहना चाहिए। ऐसे ही सब्जियों में आपने बात करी, जी। तो उसमें हमारा देखो पालक भी इसमें अच्छा होता है, हरी सब्जियां, जी जी पर सरसों के साग को सेवन ना करें, जी वो इसमें नहीं करना है। जी बाकी सीजनल जो हमारी सब्जियां जी। हैं, चुकंदर है जी और गाजर है जी है ना, जी। तो इसका प्रयोग करें जी अच्छे तरीके से। सीजन के हिसाब से जो हमें सब्जी मिलती है, फल मिलता है, जी। वो अगर प्रयोग करते हैं तो स्वस्थ रहता है। जी। डॉक्टर साहब, हमारे आयुर्वेदा में घी के सेवन को ग्रीष्म ऋतु में के लिए कहा गया, पर काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका सेवन करना चाहिए। हाँ। और ग्रीष्म ऋतु में दही के सेवन को भी मना किया गया। तो क्या कारण है और किन किन चीज़ों का, खासतौर पे घी या दही का समय किस किस समय खाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, आपने ये बहुत अच्छा घी का लिया कंसेप्ट। एक तो आज के समय में वैसे ही घी से लोग अवॉइड कर रहे जी हैं, जबकि आयुर्वेद घी के सेवन के बारे में शुरू से ही कहता आया है। जी हमारे तो जो हृदय रोगी हैं, गाय का जो घी है, जी और अर्जुन एक मेडिसिनल प्लांट है, जी अर्जुन घृत हम जो है हृदय रोगी को देते हैं, और जी। औषधिक तौर पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। लेकिन आपने जो घृत की बात करी, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के कारण देखो शरीर में भी शुष्कता आ जाती है, जी तो उसमें हमने शरीर में एक उसकी शुष्कता को दूर करने के लिए घी सबसे बड़ा साधन जरूरी है, है। और इस सीजन में घी जरूर प्रयोग करना चाहिए। जी गाय का घी यूज करें। जी और जो जहाँ तक दही की बात है, जी दही में आप देखेंगे कि ये भारी द्रव्य है, जी और हम ये सोचेंगे ये ठंडा है, जबकि ये ठंडा नहीं होता, जी ये उष्णवीर्य है। लेकिन इसका सेवन कैसे करना है इस सीजन में, हम इसका छाछ मट्ठा बना करके जी प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो छाछ और मट्ठा है, ये भी हमें सुबह के समय या दोपहर के समय, जी रात को कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, और रात के समय ये छाछ और मट्ठा भी ना ले। जी इसमें छाछ और मट्ठे का अगर हम प्रयोग करते हैं, शरीर हाइड्रेटेड भी रहेगा, ठंडक भी देगा, और साथ ही साथ इसमें सेंधव नमक, अजवाइन, और ये अगर हम डालते हैं तो और जीरा हुआ सुपाच्य बन जाएगा ये खाने के लिए। तो कोशिश करें कि ये जो मैंने लस्सी की बात करी, मट्ठे की बात करी, ये जरूर प्रयोग करना चाहिए। घी का भी प्रयोग जरूर करें इस सीजन में। घी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पित्त भी इस सीजन में बढ़ना शुरू हो जाता है, और बात भी। तो बात और पित्त, इन दोनों को जो है शांत रखता है, क्योंकि आयुर्वेद में बात, पित्त और कफ, जी ये तीन दोष हैं। जी जब ये बढ़ते हैं जी तो बीमारी होगी ही होगी। या तो तीनों बढ़ेंगे तो त्रिदोषज बोलते हैं, या एक में किसी में अधिकता हो गई जी तो वो बात में होगी तो बातज कह दिया, पित्त में हो गई तो पित्तज कह दिया, कफ की हो गई तो कफज कह दिया। आगे फिर ये बहुत टाइप्स के हैं, वो डिस्कस नहीं किए जा सकते, पर सभी के लिए जानकारी के लिए इतना जानना बहुत ज़रूरी है कि बात, पित्त और कफ, हमने इन तीन दोषों को बराबर रखना है। उसमें ऋतु के अनुसार तभी हमारा खान पान और रहन सहन और जो व्यवस्था करते हैं उसके अनुरूप होनी चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें विशेष करके, मैं जो जैसे आपको अनाज के बारे में बताया, दालों के बारे में बताया, सब्जियों के बारे में बताया, तो ऐसी अगर हम नॉर्मल डाइट रखेंगे तो प्रश्न नहीं बनता कि इस सीजन में आदमी बीमार पड़े। डॉक्टर साहब, अभी तक हमने चर्चा की आहार के बारे में, अब हम जानना चाहेंगे विहार, यानी कि दिनचर्या। हम इंसानों का, खासतौर पे छोटे बच्चों का, जो खासतौर पे जो बाहर काम करते हैं, जो चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, जो पूरा दिन भर काम करते हैं, या बुजुर्ग लोग हैं, उन सबका जो दिनचर्या किस तरह का रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों। देखो, गर्मी के सीजन में आप देखेंगे
कि रातें छोटी हो जाती हैं, जी दिन बहुत बड़ा होता है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, 7:30-8 बजे तक देखो पूरा लंबा स्पैन होता है। और गर्मी तो सारे उसमें रहती ही रहती है इसमें। ऐसे समय में क्योंकि रात का समय भी कम है, जी तो शरीर को रेस्ट देने के लिए जी जब रात का भोजन, वैसे भी भोजन की एक व्यवस्था है। जी अब आज का ट्रेंड चेंज हो गया है, भोजन आदमी 10 बजे के बाद जी 12 बजे तक कर रहे हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार सूर्यास्त होने पर जी भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए जी। या उससे पहले। जी तो 7, 7:30, 8 बजे तक, लेट से लेट 8:30 बजे जी। तक आदमी को अपना भोजन लेना चाहिए। लेकिन गर्मी में जैसे मैंने कहा आपको, हल्का भोजन लेना है। जी रात का भोजन विशेष करके हल्का ही लेना है जी ताकि पाचन में दिक्कत ना हो। जी और जल्दी भोजन लेंगे तो जल्दी ही, चाहे वो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जी स्कूल का काम करके बच्चे फ्री होकर के जल्दी सो जाए, जी क्योंकि मन को और शरीर को रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क को रेस्ट नहीं मिलेगा तो अनकम्फर्ट बच्चा दूसरे दिन महसूस करेगा। जी अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठने की कोशिश करें। 5 बजे से तक जो है उठ जाना चाहिए हर, चाहे वो बुजुर्ग है, बच्चा है, और जो हमारे, खैर हिमाचल में तो जो हमारी गृहिणी हैं घर के अंदर, जो गांव में स्त्रियां काम करती हैं, वो तो समय से पहले ही उनका अपना होता है, उनकी रूटीन बनी होती है, उन्होंने शुरू से ही उनका बना है ये सिस्टम। जी तो जल्दी उठना चाहिए। जी उठ करके उषापान, जी सुबह का उषा, सूर्य से पहले का जो related है। समय है। हाँ, तो उससे उदय होने से पहले का जो हमने पानी पी लेना है, जी हाइड्रेटेड बॉडी सुबह ही कर जी। लें। कम से कम 2 गिलास तो पानी पीना ही ही चाहिए चाहिए। शरीर को। जी वैसे तो वजन के अनुसार आदमी का है, लेकिन कम से कम इतना तो आदमी बना ले अपनी रूटीन। जी जी उससे क्या होगा कि जो शाम का खाना जो पचा है उसको पानी से फिर उसको पुश करने में जो मोशन वगैरह है वो जी। अच्छा हो जाएगा। उसके बाद टहलने के लिए जाना चाहिए। जी कोई बड़े दूर तक न जाए, बड़ा व्यायाम भी ना करें, जी क्योंकि इस ऋतु में व्यायाम, स्ट्रॉन्ग व्यायाम नहीं करना है। जी और इस ऋतु में योग जो है, हमारे आयुर्वेद में योग का बहुत वर्णन जी, है, जी। प्राणायाम का वर्णन है। जी तो योग और प्राणायाम जी वो करने चाहिए। जी और प्राणायाम तो वैसे ही मन को शांति देगा। जी तो ये जो है रूटीन बना लेनी चाहिए, योग और प्राणायाम जरूर करें। एक्सरसाइजेस जो है वो कम करें, जी ये करें सुबह। उसके बाद हल्का जो है, कोशिश यही है जैसे मैंने आपको बताया कि जितना लिक्विड डाइट हो जी जी अपनी शामिल करें, फ्रूट्स में भी। जी। और वो जब लेंगे, बच्चा भी लेके जाए चाहे बुजुर्ग लेके जाए, जी हल्का हो, सुपाच्य हो, जी और दूध से बने, दूध की चीज़ें, जी दूध का भी इस सीजन में प्रयोग है। जी गाय के दूध का प्रयोग किया जा सकता है। और दही का तो आपको मैंने जैसे बता ही दिया कि लस्सी के रूप में करें, घी का भी आपको बता दिया। जी और बाकी जो सीजन की फ्रूट्स हैं जी और उसका बनाएं, घर का ही खाना बनाएं, खाएं। जी बाहर के खाने से परहेज करें, जी। फास्ट फूड से बचें। बाहर का जो ये जंक फूड है, जी ये बच्चों की हैबिट भी बिगाड़ रहा है, जी जी बिल्कुल। तो उसमें कंट्रोल लाएं। अदरवाइज वो जो खाना है वो तीखा खाना होगा, मसालेदार खाना होगा, तो वो फिर इस ऋतु में अगर खाएंगे तो पित्त को और बढ़ाएगा गर्मी के मौसम। जी और श्योरिटी है कि वो आदमी बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बार बार जिक्र किया कि हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना बड़ा ज़रूरी है, और हमारे आयुर्वेदा में तरह तरह के जो मेटल है, चाहे वो चांदी के बर्तन या तांबे के बर्तन या सोने के बर्तन में जो पानी रखा है उसके सेवन के लिए बार बार कहा जाता है। तो किस श्रेणी के व्यक्ति को किस जो मेटल के बर्तन में पानी पीना चाहिए और कब पीना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को। देखो, धातुओं की आपने बात करी। जी सोना तो जब शुरुआत में क्या होता था, आयुर्वेद में बताया गया है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है जी तो सबसे पहले सोने के किसी आभूषण से या सिक्के से जी शहद चटाया जाता था, घी शहद मिला जी के। जी तो वहीं से शुरुआत हो जाती थी। जी तो जो जिस धातु में हम जी सेवन करते हैं उस धातु का शरीर के अंदर असर पड़ता है। जी। आप देखेंगे पुराने टाइम में हम कांसे के बर्तन, अभी भी कई घरों में हमारे हिमाचल में कांसे की थाली होती है। जी जी अब जो अलग बात है, अब वो लोग क्रॉकरी चेंज हो गई हैं,
लोगों के स्टील के बर्तन आ गए हैं, वो बड़ा बदल गया है सारा सिस्टम। लेकिन हमें ये जो धातुएं, आपने सोने की, चांदी की, तांबे की बात की, तांबे के पानी का सुबह के समय प्रयोग जी ये इतना फ़ायदेमंद है। जी और हार्ट के पेशेंट्स के लिए विशेष करके तांबा तो एक तरीके कह सकते हैं कि बहुत बड़ी औषधि है। जी तो शाम के समय पानी जो हम उसमें बर्तन में रखें, सुबह उसका यूज करें। जी ऐसे ही हाँ, तांबे के बर्तन में दूध का प्रयोग नहीं करना है, जी जी ये अवॉइड करें। बाकी चांदी का है, सोने का है, वो भी फिर शरीर की प्रकृति के अनुसार है जी कि किसकी कैसी प्रकृति है। जी अगर मान लो जिसकी प्रकृति कफज है जी और उसको हम सोने के उसमें प्रयोग करेंगे तो और बढ़ेगा, उसका कफ बढ़ेगा। इसलिए उसको जो है पित्तज प्रकृति वाला है, तो उसको हम सोने के उसमें नहीं देंगे, उसको हम चांदी का बर्तन यूज कराएंगे। जी तो ये जो प्रकृति है, वातिक, पैतिक, कफज है, जैसे दोष मैंने बताए, ऐसे ही प्रकृति होती है। तो इस प्रकृति की पहचान भी जो हमारा एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, वही उचित बता सकता है उस व्यक्ति को कि आपकी प्रकृति क्या है, आपके शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, उसके अनुसार जो है चिकित्सा। क्योंकि ये लोगों की अवेयरनेस के लिए जो कार्यक्रम है, उनको लोगों को पता होना चाहिए कि धातुओं का भी शरीर में रोल है, जी कैसे हमारे शरीर में पौष्टिकता इन धातुओं से भी मिलती है, जी तो वो होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है खासतौर पे जो युवा पीढ़ी है वो कोल्ड ड्रिंक्स का बड़ा सेवन करती है, आइसक्रीम का बड़ा सेवन करती है, तो ये किस हद तक सही है? और अगर हमें इसके अलावा किसी और चीज़ का, जैसे कि आम पन्ना या अलग चीज़ों का अगर सेवन करना है, तो किन किन चीज़ों का हम सेवन कर सकते हैं? ये आज की विडंबना है आज के समाज की। जैसे मैंने फास्ट फूड की बात की, वैसे ये हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं। जी आजकल बहुत कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो यूथ हमारा जी खाने के साथ भी यूज कर रहा है, ऐसे भी यूज कर रहा है, और बहुत सिस्टम ख़राब हो गया है। अवॉइड करें, शुरू से ही पेरेंट्स बच्चे को वो उन चीज़ों से दूर रखें। और मौसम के अनुसार जो हमारे जैसे संतरे का जूस है, जी मौसमी का जूस है, जी गन्ने का रस है, जी और चुकंदर है, जी ऐसे करके जो है, जैसे आम पन्ना जी है, जी उसको आम का पन्ने के रूप में, जी और अंगूर है, बाकी जो हमारी जो जैसे seasonal में बेल रहता है, बिल के शरबत है, जी, जी। बेल बहुत इस सीजन में जी। उसका शरबत बहुत फ़ायदेमंद है जी शरीर के लिए, हार्ट के लिए, पूरे उस सिस्टम के लिए। जी तो शरबत की तरफ बजाय उन पे जो ड्रिंक्स हैं, जी रेफ्रिजरेटर की जो आइसक्रीम या दूसरी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जी इनसे बचना चाहिए। और इस सीजन में मिट्टी के जो बर्तन हैं, जी जैसे हम पुराने टाइम में क्या करते थे, घड़ा या सुराही हर घर में होती थी, जी दोबारा उस सिस्टम में आना पड़ेगा। जी शरीर हमारा, जैसे मैंने बात की आपको पंचभूतों से, पंच जो हमारा बना हुआ है, इसी तरीके से जो मिट्टी है, मिट्टी के बर्तन हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व के कारक हैं वो। जी और मिट्टी का बर्तन जिसमें जो हम यूज़ करेंगे, पानी उसमें वैसे ही ठंडा रहता है, जी पानी को उबाल करके ठंडा करके घड़े में डालें, सुराही में डालें, उसका प्रयोग करें पीने में। और हाइड्रेटेड रखें बॉडी। जी धूप में जब जैसे जाना है, कहीं किसी कारण जाते हैं आप, जी तो पहले ज़रूर पानी अपना पी लें, घर से भी पी के चलें पानी। और बीच में इकट्ठा नहीं है, एक बारी में पीना है, जी थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। और थोड़े थोड़े समय के बाद बीच में भी जब बाहर जाते हैं तो भी अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। और फ्रूट्स और उसी तरीके की ये शरबत जो है, इनका यूज़ करें। डॉक्टर साहब, अक्सर गर्मियों में तरह तरह के जो रोग, खासतौर से त्वचा से संबंधित, नाक से खून आना और कई प्रकार के जो रोग देखने के लिए मिलते हैं गर्मियों में, तो इन सभी समस्याओं से किस तरह से हमें समाधान मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों। अब आप देखो ना, जैसे ही गर्मियों में आप देखेंगे लू का कितना प्रकोप है। जी अब अभी आप समाचार पत्र उठाएंगे, मध्य भारत में तो जी कई इसमें जो बेचारे गरीब लोग जो बाहर फुटपाथ पे रहते हैं, डेथ भी हो जाती है। जी जी नक्सीर तो एक छोटी सी बात है, जी तो इतना लू लगती है शरीर के अंदर। ऐसे हीट स्ट्रोक हो जाता है, हीट स्ट्रोक लो है, जी इसी को लू कहते हैं हम। इसी तरीके से रैशेज बॉडी के अंदर घमोरियाँ हो जाती हैं, वो गर्मी के कारण है। इसी सीजन में आप देखेंगे पीलिया भी हो सकती, जॉन्डिस जी जी
हो जाता है, जी। आँखों के रोग हो जाते हैं क्योंकि हीट का जो है कंजक्टिवाइटिस वगैरह जी। आँखें लाल रहेंगी, जी। हमारी स्किन के डिजीजेज इसमें हो जाती हैं, स्किन का एक्सपोजर से बचना पड़ेगा, जी। आँखों को बचाना है, बॉडी को बचाना है। तो कहीं ना कहीं बहुत से अलग अलग हाँ। प्रकार के जो रोग हैं हमें गर्मियों के समय देखने के लिए मिल सकते हैं और इन गर्मियों के समय में अपना जो देखभाल करना बड़ा अहम मान जाता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास समय कम है और आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने कीमती समय दिया और हमारे तमाम दर्शकों को ग्रीष्म ऋतु में किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल रखते उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार।